नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अभिषेक बनर्जी और रुजिरा द्वारा पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से दिल्ली में पेश होने के लिए जारी समन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस रजनीश भटनागर ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके खिलाफ ईडी की ओर से दायर शिकायत और उसका संज्ञान लेने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। और याचिका में फिजिकल उपस्थिति के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ समन जारी करने को भी चुनौती दी गई थी। और जस्टिस रजनीश भटनागर ने अपने फैसले में कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 48 जांच एजेंसी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के मामले में क्षेत्रीय रूप से प्रतिबंधित नहीं करती है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी स्पष्ट रूप से अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के संदर्भ में पुलिस अधिकारियों पर लगाए गए क्षेत्र सीमाओं की ओर इशारा करता है और ऐसा अधिकार क्षेत्र उनके संबंधित स्थानीय क्षेत्रों तक सीमित प्रतीत होता है जो उनके संबंधित पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आते हैं। वहीं अदालत ने आगे कहा कि यह स्पष्ट है कि विधायिका ने एक खास तरह के अपराध से निपटने के लिए एक अलग तंत्र बनाया है और सीआरपीसी में क्षेत्रीय सीमाओं से अवगत होने के बावजूद विधायिका ने पीएमएलए में उन सीमाओं को शामिल नहीं करने का विकल्प चुना है। दरअसल सीबीआई ने कुछ लोगों के द्वारा पश्चिम बंगाल में किए गए ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के लीज होल्ड क्षेत्रों से अवैध खनन और कोयले की चोरी के कथित अपराधों के संबंध में एक प्राथमिकता दर्ज की थी। वहीं भाजपा ने आगरा जिले में लगातार दूसरी बार सभी 9 सीटें जीतने का जो करिश्मा किया है, उसके बाद आगरा को योगी सरकार में फिर से 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। सामाजिक समीकरण फिट करने के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ताजनगरी को 3 लाल बत्तियां मिल सकती हैं। पिछली सरकार में जो मंत्री नहीं बन पाए वो विधायक तो दौड़ में है ही, इस बार कई अनुभवी विधायक भी आगरा को मिले हैं जो इस रेस में हैं। वहीं उत्तराखंड की राज्यपाल और आगरा की मेयर रही बेबी रानी मौर्य मंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। उनके समर्थकों का दावा है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। दरअसल ये चर्चा तब हुई थी जब उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिलाकर उन्हें सक्रिय राजनीति में लाया गया। वहीं आगरा ग्रामीण से उनके चुनाव जीतने के बाद फिर से उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। समर्थकों का यह कहना है कि दलित राजधानी से वो अनुसूचित जाति का बड़ा चेहरा हो सकती हैं। वहीं भाजपा ने राष्ट्र उपाध्यक्ष बनाकर बेबी रानी मौर्य का कद भी बढ़ा दिया है। महिला होने के साथ ही वह राजनीति में एक बड़ा चेहरा है और उनके जरिए भाजपा नेताओं में यह संदेश भी दिया जा सकता है कि राज्यपाल पद पर बैठाना उनकी राजनीति का अंत नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हार जाने और श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने के कारण उनकी डिप्टी सीएम पद के लिए चर्चा बेहद ही तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की हार के साथ ही उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का दौर भी अब शुरू हो गया है। हरीश रावत की यह उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ा झटका मानी जा रही है। उनके राजनीतिक भविष्य के साथ उन मुद्दों पर भी बहस शुरू हो गई जिन्हें वह उठाते रहे हैं। हरीश की माने तो वो इस पर मंथन करेंगे, आगे क्या करेंगे ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो भी करेंगे नई पारी ग्रास रूट से ही शुरू करेंगे। फिलहाल वह जनादेश को स्वीकार करते हुए हार की जिम्मेदारी लेते हैं। हरीश रावत को पार्टी ने चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया था। अघोषित तौर पर वह सीएम पद का चेहरा भी थे, लेकिन इस बार भी भाजपा की आंधी में वह लाल कुआं का किला नहीं बचा पाए। बता दें आपको कि वर्ष 2017 में 2-2 सीटों से अपनी हार का बदला लेना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। हरीश की माने तो अब इन बातों पर मंथन करने का समय आ गया है कि जिन मुद्दों को उठाते रहे हैं क्या वह उत्तराखंड की जनता के वास्तविक सवाल है या नहीं। हरीश ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंडियत के मुद्दे उठाए, उन्होंने रोजगार, भ्रष्टाचार और गैरसैंण का मुद्दा उठाया। वह राज्य में चकबंदी की बात करते हैं।
वहीं भारत ने चीन से एक बार फिर कहा है कि वह पूर्वी लद्दाख में अटकी सेना की वापसी की प्रक्रिया पूरी करे। शुक्रवार को हुई दोनों देशों की 15वीं सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता में भारत ने चीन से साफ कहा है कि वह देपसांग और डेमचोक में दोनों देशों की सेनाओं के बड़े जमावड़े को भी कम करे। दोनों देशों के बीच शुक्रवार को लद्दाख के चुशुल मोल्डो के भारतीय इलाकों में सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का अगला दौर हुआ। भारतीय पक्ष का नेतृत्व लेह स्थित सेना की 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंग सेन गुप्ता और चीन की ओर से दक्षिण शिनजियांग सैन्य जिला प्रमुख मेजर जनरल यांग लीन ने किया। वही मैराथन बैठक सुबह 10 बजे से शुरू हुई और शुक्रवार देर रात तक समाप्त हुई। दोनों देशों के सैन्य कमांडरों की इस वार्ता को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं गाजियाबाद में विजयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 लाठमार कॉलोनी में गुरुवार देर रात शरारती तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी। शुक्रवार सुबह लोगों की जानकारी हुई तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। मतगणना के ठीक एक दिन बाद माहौल बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर पुलिस फोर्स ने नई प्रतिमा का इंतजाम किया और इसके बाद ही लोग शांत हुए। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता राहुल कुमार जाटव ने बताया कि यह प्रतिमा लाठमार कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर लगी है। संभवतः रात के वक्त किसी शरारती तत्व ने प्रतिमा के हाथ की एक उंगली तोड़ दी। वहीं शुक्रवार सुबह कुछ लोगों की नजर इस प्रतिमा पर पड़ी, तब जाकर इस मामले का पता चला और इसके बाद वहां लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। कुछ लोगों ने इसे संविधान निर्माता बाबा साहेब का अपमान बताया। वहीं सूचना पर गाजियाबाद के विजयनगर थाना इंस्पेक्टर योगेंद्र मलिक फोर्स लेकर पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रतिमा को बदलवा दिया जाएगा। इसके बाद लोग शांत हुए। वह इंस्पेक्टर योगेंद्र मलिक ने बताया कि नई प्रतिमा लगवाने का इंतजाम किया जा रहा है और इसके अलावा पता लगाया जा रहा है कि यह हरकत किसने की है। वहीं आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो भी दिखवाई जा रही है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज। Feel the power of